Hello dear students, welcome to online classes Sri Vishwanath Group of Institutions. I am Indrasens from Agriculture Departments. I delivered two introductory classes of entomology. तो आज हम लोग एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी वास्तव में है क्या? एंटोमोलॉजी में कीटों का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी मीन्स एंटमोन मीन्स होता है इंसेक्ट, लॉगस मीन्स स्टडी, जिसमें इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन करते हैं। कीट का अध्ययन करने के साथ उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसकी मार्फोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ना, उसमें कैसे फंक्शन करता हो और कैसे इंसेक्ट जो है अपने आप को सर्वाइव करता है, डिफरेंट डाइवर्सिटी में कैसे अपने आप को उसमें ढालता है। इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट एक क्या बोलते हैं, एक ट्रैकियल आर्थ्रोपोड है। जैसा कि अभी डिफिनेशन में बताया जाएगा, इंसेक्ट क्या है, एक ट्रैकियल आर्थ्रोपोड है। तो इंसेक्ट इज ए ट्रैकियल आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट है एक ट्रैकियल आर्थ्रोपोड्स। Insect is a tracheal arthropod which body part are divided into three segments: head, thorax plus abdomen. हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अब देखो इसमें जो सेगमेंट होता है, बॉडी रीजन 3 भागों में डिवाइड होता है। इंसेक्ट का जो पोर्शन होता है 3 बॉडी रीजन में डिवाइड होता है। 3 बॉडी रीजन में डिवाइड होने के साथ इसमें डिफरेंट टाइप के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस मीन्स डिफरेंट टाइप के उपांग पाए जाएंगे। उपांग पाए जाने के कारण, उपांग इसलिए पाया जाता है कि इसके बॉडी में जो है फंक्शन ठीक से कर सके, इसकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। अब देखो जैसे यहाँ पे है, ये है एंटनी। तो एक इंसेक्ट का एक सिंपल अपीयरेंस है। इंसेक्ट की अगर कोई डिफिनीशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? इंसेक्ट इज ए ट्रैकियल आर्थ्रोपोड्स ना, विच बॉडी पार्ट डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस: हेड, थोरेक्स, ये वाला पोर्शन तीनों क्या बोलेंगे, थोरेक्स बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक एब्डोमेन है। इसमें 6 सेगमेंट पाए जाते हैं, इसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं और इसमें 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। अब इसका जो विंग्स है, इंसेक्ट विंग है। इंसेक्ट विंग कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे जो ये मीजोथोरेक्स है, ये मेटाथोरेक्स है। तो मीजोथोरेक्स पे 1 पेयर विंग्स पाए जाएंगे ना, 1 पेयर विंग्स किस में पाए जाएंगे?
मीजोथोरैक्स पे और 1 पेयर पाए जाएंगे मेटाथोरैक्स पे। ना तो जो विंग्स होते हैं, विंग्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? मेजोथोरैक्स पे एंड मेटाथोरैक्स पे। और 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं जो कि 3 सेगमेंट पे जो थोरैक्स के सेगमेंट हैं उस पे पाए जाते हैं। थोरैक्स के प्रत्येक सेगमेंट पे 1 पेयर लेग पाए जाते हैं, यानी 6 पेयर का पाया जाना। यानी इसको इसी वजह से इसको बोलते हैं ये कि किस में आता है? हेक्सोपोडा में आता है। तो हेक्सोपोडा भी एक क्लास है। हेक्सोपोडा जो 7 क्लास है आर्थ्रोपोडा के 7 क्लासों में से एक हेक्सोपोडा भी है। तो आर्थ्रोपोडा में जैसे फाइलम में आर्थ्रोपोडा में आता है तो इंसेक्ट उसका पोर्शंस है। तो इसमें देखो एक कैरेक्टर इसका है कि जो आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर होंगे वो बॉडी क्या होगी? सेगमेंटेड होगी, जॉइंटस होगी, एक दूसरे से जुड़े होंगे, समझ रहे? और उसमें क्या होगा? हीमोलिम्फ पाया जाएगा ब्लड सर्कुलेशन के लिए ना। उनके ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ क्या काम करता है? ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। हीमोलिम्फ क्या काम करता है? देखो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट क्योंकि आता है तो इसमें जैसे 7 क्लासेस में से एक इंसेक्ट भी आता है। जैसे इसमें ऑनिकोफोरा, जैसे इसमें पेरीपेटस आता है। फिर उसके बाद कौन आता है? उसके बाद अगर ले लीजिए क्रस्टेशिया, इसमें क्रैब आता है। उसके बाद चिलोपोडा, इसमें आता है सेंटीपिड्स। उसके बाद आता है डिप्लोपोडा, इसमें आता है मिलीपिड्स। सेवन क्लास हैं। कितने क्लास हैं? 7 क्लासेस हैं। आर्थ्रोपोडा के 7 क्लास हैं। 7 क्लास में ये 4 हैं। पांचवा है अरेक्निडा। अरेक्निडा में जैसे स्पाइडर आता है। उसके बाद छठवां है ट्राइलोबिटा। और 7वां आता है हेक्सोपोडा, जिसमें इंसेक्ट आता है। इंसेक्ट हेक्सोपोडा में आता है और इसी में हम लोग इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। स्टडी किस में करते हैं? हेक्सोपोडा में करते हैं। हेक्सोपोडा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अब देखो आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे इंसेक्ट के कैरेक्टर हैं। इंसेक्ट कोई कैरेक्टर इंसेक्ट में देखा गया होगा तभी आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। आर्थ्रोपोडा में तभी रखा गया है। देखो कैरेक्टर क्या है इसके? बॉडी का क्या होना? सेगमेंटेड होना। बॉडी क्या होती है? बॉडी सेगमेंटेड होती है। उसके बाद हीमोसील का पाया जाना। हीमोसील्स यानी बॉडी कैविटी का पाया जाना, जिसके थ्रू
ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना। ये सारे कैरेक्टर हैं। और क्या होता है? हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में ब्लड होता है, ह्यूमन के ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब पाए जाते हैं, वो रेड कलर का होता है। लेकिन इसका ब्लड जो होता है कलरलेस होता है। कलरलेस होने के साथ ही क्या होता है, इसमें कोई पिगमेंट मतलब उसमें कोई पिगमेंटेशन तो पाया नहीं जाएगा। कलरलेस का मतलब यही होता है। और ये जो है ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन में यानी कोई भी न्यूट्रिएंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखो ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन होगा कैसे? तो ब्लड सर्कुलेशन के आर्थ्रोपोडा में एक कैरेक्टर, एक खासियत और होती है कि इसमें ओस्टिया पाए जाते हैं। ओस्टिया किसका पोर्शन है? हार्ट का। हार्ट इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट हार्ट का पोर्शन है। ओस्टिया का काम क्या है? ओस्टिया के थ्रू ही क्या होता है, ब्लड बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड हार्ट के अंदर क्या होता है, इंटर करता है और उसी के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो इसमें जो काम करते हैं इसमें जो मसल्स जो काम करते हैं, जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, उस मसल्स का नाम है एलेरी मसल्स। एलेरी मसल्स, एलेरी मसल्स। एलेरी मसल्स का काम क्या है? एलेरी मसल्स क्या होता है, ये संकुचित होती हैं और एक्सटेंड होती हैं। समझ रहे हैं? संकुचित होती हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स मूड में जाती हैं। इसके सिकुड़न और फैलाव से फिर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन उसमें होता है इंसेक्ट के बॉडी के अंदर। ये 7 क्लासेस में से इंसेक्ट का एक स्पेसिफिक मतलब जो दर्जा दिया गया है हेक्सोपोडा का, हेक्सोपोडा में इसमें आता है। और देखो डिफिनीशन हमने बता दिया। डिफिनीशन क्या है इसकी? इंसेक्ट इज ए ट्राइकल आर्थ्रोपोड विच बॉडी पार्ट डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंड थोरैक्स इज द कंटेनिंग 2 पेयर ऑफ विंग्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स एवरी सेगमेंट ऑफ थोरैक्स। तो ये इंसेक्ट की सिंपल सी डिफिनीशन है। अब देखिए इंसेक्ट में क्या है, अब देखो इंसेक्ट में जो है हम लोग जैसे मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी में एक्सटर्नल इंटरनल ना, इन दोनों मार्फोलॉजी को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में क्या देखेंगे? एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में जैसे एक्सटर्नल अपीयरेंस जो भी हम लोग को उनको दिखते हैं, जैसे इंसेक्ट है कोई ना, मान लीजिए इंसेक्ट है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस मीन्स जितने भी हमको ये दिख रहे हैं, एंटेनी चाहे हो गया, चाहे विंग्स हो गया, चाहे लेग हो गया, समझ रहे हैं, या एब्डोमेन का कोई पोर्शन हो गया, जेनेटल ऑर्गन की बात हो वो हो गया। जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं वो लगभग एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में पाए जाते हैं। जेनेटल ऑर्गन का काम क्या है? रिप्रोडक्शंस में हेल्प करना, रिप्रोडक्शंस में हेल्प करना ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है अपने पॉपुलेशन को वो बरकरार रख सकें, अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में हम क्या देखेंगे? एंटेनी के बारे में देखेंगे, विंग्स के बारे में देखेंगे, लेग के बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ लेग है, मॉडिफिकेशन ऑफ लेग है। एब्डोमेन के बारे में देखेंगे, एब्डोमेन में भी मॉडिफिकेशन है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद एंटेनी में मैंने बताया था कि एंटेनी में भी मॉडिफिकेशन होता है ना। एंटेनी में देखो, एंटेनी का अगर देखा जाए तो एंटेनी एक क्या है? एक्सटर्नल मार्फोलॉजी का एक पार्ट है, समझ रहे हैं ना। इस जो फिजिकल अपीयरेंस है जो हमको बाहर से दिख रहा है, देखो एंटेनी में क्या होता है, जो बेसल पोर्शन होता है, बेसल पोर्शन को क्या बोलते हैं? स्कैप बोलते हैं।
ना। उसके बाद मान लो यहाँ पे जुड़ा है, फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पेडसिल होता है, पेडसिल होता है, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, फ्लैजलम होगा। देखो फ्लैजलम का काम क्या है, फ्लैजलम का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी जैसे ऑब्जेक्ट को सेंस करना, महसूस करना, पता लगाना। अगर वहाँ पे उसको पहचाना तो ज़्यादातर सेंसरी ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजलम में होते हैं। तो फ्लैजलम का जो सेंस में जो ही बहुत ही मुख्य भूमिका है, समझ रहे हैं, इंसेक्ट का। और देखिए विंग्स का क्या काम है, विंग्स का काम है लोकोमेट्री में हेल्प करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना, मूवमेंट करना, लोकोमोशन में हेल्प करना। ये सब, ये भी लोकोमेट्री ऑर्गन्स हैं ना, ये भी लोकोमेट्री ऑर्गन्स है, ये भी क्या है, लोकोमेट्री ऑर्गन्स है। ना। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन का काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने के लिए हेल्प करना। तो इसी के थ्रू क्या करता है, इंसेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। अब देखो ये चीज़ हमने बता ही दिया कि आर्थ्रोपोडा में ये सारे आएगा, हेक्सोपोडा। आर्थ्रोपोडा में 7 क्लासेस हैं, मैंने 7 क्लासेस को बता दिया। ऑन्कोफोरा को बता दिया, क्रस्टेशिया को बता दिया, अरेक्निडा को बता दिया, चिलोपोडा को बता दिया, डिप्लोपोडा को बता दिया, ट्राइलोबिटा को बता दिया, हेक्सोपोडा को बता दिया। ये 7 क्लासेस मैंने बता दिया। ये सब आएंगे आर्थ्रोपोडा में। अब देखो आर्थ्रोपोडा में और सारे जो कैरेक्टर हैं, समझ रहे हैं, और सारे कैरेक्टर हैं। जैसे मैंने बताया कि ओस्टिया से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। हीमोलिम्फ में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। हीमोलिम्फ क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो ब्लड होता है इसलिए ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। हीमोसील क्या होता है, हीमोसील होता है बॉडी कैविटी, समझ रहे हैं, बॉडी कैविटी होता है। और फिर इस ओस्टिया मैंने बता ही दिया। उसके बाद एमॉर्फस, इसमें क्या होता है, किसी किसी आर्थ्रोपोडा में, किसी किसी आर्थ्रोपोडा में एमॉर्फस कंडीशन पाई जाती है, किसी में मेटामॉर्फोसिस कंडीशन पाई जाती है। एमॉर्फोसिस और किसी किसी में मेटामॉर्फोसिस कंडीशन पाई जाती है। देखो मेटामॉर्फोसिस के में क्या होगा, बॉडी की पूरी मोल्टिंग हो जाती है, बॉडी की क्या होगी, पूरी मोल्टिंग हो जाएगी। और एमॉर्फोसिस में क्या होगा, एमॉर्फोसिस में क्या होगा, जैसे आप पेरीपेटस को देखते हैं, पेरीपेटस में क्या कंडीशन पाई जाती है, जैसे पेरीपेटस हो गया या सेंटीपिड्स हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें मोल्टिंग ना होके जैसे इसका ले गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे सेंटीपिड्स का फिगर बनाऊँ, देखो एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस कंडीशन में, एमॉर्फोसिस कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे इसको साइज में वृद्धि करना होगा, एब्डोमिनल का एडिशनल पोर्शन जो होता है इसमें जुड़ता जाता है ना। फर्स्ट स्टेज में होगा, थोड़ा 2-3 सेगमेंट जुड़ेगा, फिर यहाँ पे लेग फॉर्मेशन होगा, फिर सेकंड स्टेज में जाएगा, फिर यहाँ एब्डोमेन पोर्शन में एडिशनल पोर्शन जुड़ेगा, फिर यहाँ पे लेग का फॉर्मेशन होने लगेगा। यानी धीरे धीरे जैसे ये हर स्टेज में जाता जाएगा, यहाँ पे लेग का फॉर्मेशन हो गया और होता रहेगा, और एडिशनल एब्डोमेन सेगमेंट, ये इसके जो बॉडी में, शरीर में जितने भी सेगमेंट है वो जुड़ते जाएंगे। एडिशनल सेगमेंट यानी जुड़ते जाएंगे, नॉट एब्डोमेन। तो एडिशनल सेगमेंट क्या होंगे, यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एमॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस की
बाहरी आवरण का एकदम छूटना। बाहरी आवरण का छूटना मीन्स जैसे मेटामॉर्फोसिस भी कई तरीके का होता है। ये मेटाबोला ना, मेटाबोला कंडीशन होता है, हेमी मेटाबोला कंडीशन होता है, ये सारे कंडीशन होते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट के रिप्रोडक्शन के बाद जब एग लेइंग फीमेल अंडे देती है, अंडे से क्या होता है, लार्वा निकलता है। लार्वा निकलने के बाद क्या होगा, लार्वा निकलने के बाद वो क्या होगा, उसमें मोल्टिंग होगी। समझ रहे हैं ना, मोल्टिंग होगी। ये फर्स्ट मोल्टिंग, सेकंड मोल्टिंग, थर्ड मोल्टिंग, समझ रहे हैं, ऐसे सारी मोल्टिंग होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी बाहरी आवरण का छूटना ही उसको क्या करते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। और मोल्टिंग होती क्यों है, क्योंकि उसकी साइज में वृद्धि हो सके। समझ रहे हैं, उसकी साइज में वृद्धि हो सके, इसीलिए क्या होती है, मोल्टिंग होती है, उसका विकास हो सके, तो मेटामॉर्फोसिस इसको बोलते हैं ना। अब देखो मोल्टिंग के बाद क्या होगा, एक स्टेज आएगी लार्वा के बाद, वो प्यूपल स्टेज में जाएगा। प्यूपल स्टेज में क्या जाएगा, वो अपने बॉडी के जो बॉडी को रिलैक्स मोड में ला देगा, खाना पीना बंद कर देगा। समझ रहे हैं, वो प्यूपेशन में चला जाएगा। प्यूपेशन में चला जाने के बाद क्या होगा, उसके अंदर प्यूपी बन जाएंगे, एक कठोर आवरण बन जाएगा, उसके अंदर वो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। रेस्टिंग फेज में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ से वो कुछ दिनों बाद एडल्ट बन के निकलता है। जैसे मान लो ये एग हो गया ना, यहाँ से फिर ये लार्वा निकलेगा, फिर यहाँ से प्यूपेशन पीरियड आएगा, इसके अंदर इंसेक्ट है ना, इसके इंसेक्ट क्या होगा, इंसेक्ट है। फिर यही क्या होगा, या फीमेल होगी तो एग लेइंग करेगा, फिर एग लेइंग करेगा, ये स्टेज इसमें चलती रहती है। यानी इसमें कितनी स्टेज पाए जाएंगे, समझ रहे हो, एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, फिर यहाँ पे इसी प्यूपा से एडल्ट निकलेगा, यहाँ पे इसी प्यूपा से क्या होगा, एडल्ट निकलेगा। ये एडल्ट निकलेगा और यही एडल्ट क्या होगा, एग लेइंग करेगा। समझ रहे हैं, तो 4 स्टेज पाए जाते हैं। यानी मेटामॉर्फोसिस किसे बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस वह प्रोसेस है जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए हेल्प करता है ना। तो इंसेक्ट को क्या करेगा, एक स्टेज को दूसरे स्टेज में पहुंचाने के लिए क्या होगा, उसमें मेटामॉर्फोसिस के हेल्प से जाएगा। तो इसमें किसी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी, किसी में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। सब में सब सेम तरीके का नहीं पाया जाता। जैसे आर्थोप्टेरा है, आर्थोप्टेरा एक आर्डर है ग्रासहॉपर का। आर्थोप्टेरा में जो निम्फ लार्वा है उसको बोलते हैं निम्फ। निम्फ में क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती, यानी जैसा एडल्ट दिखेगा वैसा निम्फ दिखेगा। दोनों में क्या होगा, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, सिर्फ साइज में डिफरेंस होता है। जब वही निम्फ खाता पीता है और साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट। जब वही एडल्ट छोटा रहता है तो उसको बोलते हैं निम्फ। अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात होती है ना, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब देखो इसमें जैसे ग्रासहॉपर आता है, ग्रास ना, ग्रासहॉपर के निम्फ स्टेज में क्या होगा, ना इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मीन्स जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसे और सारे इंसेक्ट आर्डर, जैसे लेपिडोप्टेरा हो गया, कोलियोप्टेरा, ये सब इंसेक्ट के आर्डर हैं जो कि आपको मैं बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं, तो निम्फ एक ऐसा स्टेज है जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। समझ रहे हैं, ये पाया जाएगा ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर आता किस में है, आर्थोप्टेरा में। ये आर्डर आपको पढ़ाया जाएगा ना। अब देखो एक मिनट,
देखो अगली क्लास में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ाया जाएगा। ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये बताया जाएगा कि कैसे हमारा एंटोमोलॉजी जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कैसे वो आया, समझ रहे हैं ना। इसके महत्व को कैसे हम लोग जानेंगे, जो भी अगली क्लास में होगा, अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कब उसका अस्तित्व हुआ, कब विकास हुआ, समझ रहे हैं। कितने सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस पे काम किया, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।